ऑफिस में रागिनी ने जैसे ही प्रमोशन के लिए शेफाली के नाम की चर्चा सुनी, वो गहरी सोच में पड़ गई। ऐसा नहीं था कि शेफाली के प्रमोशन से उसे कोई दिक्कत थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि कल तक चीफ मैनेजर के पोस्ट के लिए उसका नाम ही सबसे आगे था, तो अचानक शेफाली का नाम कैसे आ गया। इस बार तीनों के तीनों बड़े प्रोजेक्ट मैंने हैंडल किए, कुछ नए क्लाइंट्स भी कंपनी के लिए लाई, फिर ये अचानक से शेफाली का नाम प्रमोशन के लिए किसने रिकमेंड कर दिया। शेफाली ने तो ऐसा कुछ बड़ा अचीव भी नहीं किया है। खैर, अभी तो नाम की चर्चा ही चली है ना, प्रमोशन तो नहीं मिला है। मुझे लगता है कि ये अफवाह है, लेकिन ये अफवाह कहाँ थी। शेफाली का प्रमोशन तो कंफर्म था, और इसके लिए ही तो वो अपने बॉस धनंजय मेहता के साथ शहर के उस आलीशान होटल के कमरे में बंद थी। कभी कभी कुछ प्रमोशन ऐसे भी मिला करते हैं। शेफाली, आज तो तेरे चेहरे से मेरी नजर हट ही नहीं रही है। तुम्हारी ये ड्रेस, तुम्हारा हेयर स्टाइल, तुम्हारे कान की ये बालियां और तुम्हारी ये लिपस्टिक, हाय जान ले लेगी मेरी। क्या सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप। वैसे ये सारा श्रृंगार तो आपके लिए ही किया है। आई लव इट। अब देर मत करो और आ जाओ मेरी बाहों के घेरे में। ये कहकर धनंजय ने शेफाली का हाथ पकड़ लिया तो शेफाली ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, थोड़ा सब्र करिए सर, वो कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। सब्र ही तो नहीं हो रहा है शेफाली। तुम लग ही रही हो इतनी खूबसूरत की सब्र को लगता है किसी कब्र में दफना दूं और खो जाऊं तुम में और भुला दूं सब कुछ। धनंजय की बातों को सुनकर शेफाली धनंजय के पास आई और कहा, ठीक है सर, खो जाइए मुझ में और सब कुछ भुला भी दीजिए, लेकिन सिर्फ एक बात मत भूलिएगा। कौन सी बात? मेरे प्रमोशन की बात। ऐसा हो सकता है क्या? मैंने यहाँ आने से पहले सारे ऑर्डर दे दिए। HR का ईमेल तुम्हें मिल जाएगा। कल से तुम चीफ मैनेजर हो जाओगी। ये कहकर धनंजय ने शेफाली को गले से लगा लिया और फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। अगले दिन की बात है, ऑफिस में सभी शेफाली को चीफ मैनेजर होने की बधाई दे रहे थे। मुबारक हो शेफाली, यार तुमने तो कमाल कर दिया, 1 साल में ही चीफ मैनेजर। यार हमें भी तो सीक्रेट दे दो इस सफलता का। कैसे किया तुमने ये सब? कैसे किया? क्या मतलब? सब कुछ मेहनत से ही मिलता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। मेहनत मेहनत एंड मेहनत, बस यही करो, फिर चीफ मैनेजर क्या, एक दिन कंपनी की MD भी बन जाओगी। रागिनी ने भी शेफाली को शुभकामनाएं दी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही चल रहा था कि शेफाली ने ऐसा क्या किया जो उसकी जगह पर उसे प्रमोशन मिला। उस दिन उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मतलब ऑफिस में जो चल रहा था वो अफवाह नहीं थी, सच था। कोई नहीं, लेकिन मैं भी तो ये जानूं कि आखिर किस बेस पर उसे इतना बड़ा प्रमोशन मिला है। रागिनी HR के पास इस बात को डिस्कस करने गई तो HR ने कहा, ये क्या सवाल है? अरे कुछ तो बात होगी, तभी तो शेफाली के प्रमोशन का रिकमेंडेशन बॉस की ओर से आया। वैसे भी प्रमोशन या डिमोशन एम्प्लॉय के कहने पर नहीं होता, उसकी परफॉर्मेंस पर होता है। जी वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या परफॉर्म किया शेफाली ने। इस बार ज्यादा बड़ी डील कंपनी के लिए मैं लेकर आई, नए क्लाइंट भी, तो फिर मैं कैसे पीछे रह गई। ये तो बॉस ही जाने। रागिनी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। बूढ़ी माँ और 2 छोटी बहनों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। रागिनी अपने परिवार को चलाने के लिए बहुत मेहनत करती थी, क्योंकि उसे पता था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इस बार इस प्रमोशन की उसे बहुत उम्मीद थी। इसी के सहारे तो वो अपनी छोटी बहन के कॉलेज के एडमिशन का सपना देख रही थी। कुछ दिनों पहले की बात है। अरे तू चिंता क्यों करती है, तेरे एडमिशन की जिम्मेदारी मेरी है। तेरी फीस का इंतजाम हो जाएगा, तू उसी कॉलेज में जाएगी। सिर्फ छोटी बहन का एडमिशन ही नहीं, माँ के मोतियाबिंद के ऑपरेशन का भी उसने इस बार सोच रखा था, क्योंकि पिछले महीने ही माँ ने अपना हाथ जला लिया था। अरे माँ, तुम्हें कितनी बार समझाया कि तू किचन में मत आया कर। मैं हूँ ना, तुझे कोई जरूरत है तो तू मुझसे बोल, या गुड़िया या रानी को बोल दे। देख हाथ जला लिया ना तूने। अरे तुम लोग कितना कुछ करोगी, मुझे भी तो कुछ करने दे। माँ तू जानती है ना तेरी आंखों में मोतियाबिंद है, तुझे ठीक से दिखता नहीं है। कुछ दिन और इंतजार कर लेना, मेरा प्रमोशन होने वाला है। मैं तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन भी करवा दूंगी, फिर किचन में करती रहना काम, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है मेरी माँ। तमाम बातें रागिनी के दिमाग में घूम रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी। वो काफी चिंतित हो गई और उसने एक निर्णय लिया। हालांकि ये ठीक तो नहीं होगा, लेकिन मैं बॉस से बात करती होंगी। मुझे बात करना ही होगा कि आखिर मैं प्रमोशन की दौड़ में पिछड़ कैसे गई। रागिनी बॉस के केबिन की ओर बढ़ी। वो उनके केबिन का दरवाजा नॉक करने ही वाली थी कि तभी उसे शेफाली और बॉस के हंसने खिलखिलाने की आवाज आई। अरे सर, ये ऑफिस है, कोई आ गया तो? अरे कोई नहीं आएगा। सुनो ना, कल मिल रही हो ना उसी होटल में? हाँ सर, मिल रही हूँ, अब जाने दीजिए। रागिनी जो बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी, उसे सब कुछ अजीब सा लगा। शेफाली बॉस के केबिन से बाहर निकली तो रागिनी बॉस के केबिन में गई। रागिनी तुम, कोई जरूरी काम था क्या? जी सर, बहुत ही जरूरी। जल्दी बोलो, मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है।
सर क्या मैं जान सकती हूँ कि इस बार मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, जबकि मैंने आपके द्वारा दिए गए सारे असाइनमेंट टाइम के पहले पूरे किए हैं, कंपनी के लिए अच्छा बिजनेस भी लाई हो, तो फिर मामला कहाँ फंस गया? रागिनी की बातों को सुनकर धनंजय उसके करीब आया और बोला, रागिनी, सिर्फ काम करने से प्रमोशन नहीं मिलता, कुछ और भी करना पड़ता है। कुछ और? मैं समझी नहीं। तुम छोटी बच्ची हो क्या जो ये सब समझाना पड़ेगा? सर आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। प्रमोशन तो मेरे हाथ की चीज है, जब चाहे दे दूं, लेकिन तुम्हें भी तो कुछ देना होगा। सर मैं एक मामूली लड़की हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ? कोई भी लड़की मामूली नहीं होती, उसके पास जन्नत होती है। बस एक बार मुझे जन्नत की सैर करा दो। ये कहकर धनंजय ने बेशर्मी से रागिनी का हाथ पकड़ लिया। रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या न करे। धनंजय की बात अब उसकी समझ में आ गई थी कि उसे क्या चाहिए था। उसके एक समझौते से उसका प्रमोशन भी हो जाता और उसकी फैमिली की सारी टेंशन भी दूर हो जाती। क्या हुआ, क्या सोचने लगी तुम? देखो, शेफाली ने भी समझौता किया तो उसे प्रमोशन मिला, तुम भी करो, तुम्हें भी मिलेगा। जिंदगी में समझौते करने चाहिए, तभी सफलता गले लगाती है। आज की रात मेरे नाम कर दो और जीवन बदल लो। धनंजय की बातों को रागिनी ने गौर से सुना और फिर अपना मोबाइल निकाला और नंबर डायल करने लगी। किसे कॉल कर रही हो तुम? घर पर। अपने घर पर? सही है, काफी समझदार हो तुम। मेरे नहीं, आपके होने वाले घर पर। रागिनी ने कॉल मिलाया और हेलो पुलिस स्टेशन, मैं डीएन लिमिटेड से रागिनी बोल रही हूँ। पुलिस स्टेशन? तुम पुलिस को कॉल कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? उसके बाद रागिनी ने पुलिस को सारी बातें बताई और तुरंत आने को कहा। मुझे लगा कि तुम समझदार हो, लेकिन तुम तो बड़ी बेवकूफ निकली। अरे पुलिस को क्या सबूत दोगी तुम कि मैंने तुम्हें किसी समझौते के लिए कहा है? मैं तो साफ साफ कह दूंगा कि प्रमोशन नहीं मिलने की खुन्नस में तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। ये कहकर धनंजय जोर जोर से हंसने लगा। पुलिस आ चुकी थी और जैसा कि धनंजय ने कहा था, पुलिस के आने के बाद वो उल्टा रागिनी पर ही इल्जाम लगाने लगा। लेकिन रागिनी तो तैयार थी एक नए हथियार के साथ। इंस्पेक्टर मंजू, धनंजय ने जो भी मुझ पर इल्जाम लगाए हैं वो सारे के सारे गलत है। और जहाँ तक रही सबूत की बात कि इन्होंने मुझसे किसी समझौते के लिए कहा है या नहीं, वो सबूत मेरे मोबाइल में है, वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में है। रागिनी ने जब शालिनी और धनंजय की बात सुनी तो उसे दाल में काला होने का अंदेशा हो गया था। धनंजय ने जब रागिनी से समझौते की बात की तो उसने वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। इंस्पेक्टर मंजू ने सारी रिकॉर्डिंग देखी। मिस्टर धनंजय, सारा सच अब सामने है और तुम्हारा चेहरा भी, और ऐसे चेहरे वालों की जगह समाज में नहीं जेल में है, जो औरतों के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। धनंजय को जेल हो गई। रागिनी ने प्रमोशन के लिए समझौता नहीं किया, बल्कि प्रमोशन के लिए उठाए जा रहे गलत कदम की पोल खोल कर रख दी और ऑफिस की लड़कियों को भी बुरे काम के दलदल में फंसने से बचा लिया। शालिनी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने भी रागिनी से माफी मांगी और ईमानदारी से काम करने का प्रण लिया।